Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 3 of chapter number 13. और आज के लेक्चर्स में हम जो चीज़ स्टडी करने के लिए जा रहे हैं बेटा उसमें फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस का टॉपिक है हमारे पास, और उससे रिलेटेड मज़ीद कुछ बातें होंगी, कुछ शॉर्टकट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ में करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर के टॉपिक्स के हवाले से भी हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने रेजिस्टेंस लास्ट टाइम स्टडी की थी वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर। बेटा याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। मतलब अगर किसी वायर की लेंथ कम है तो उसकी प्रोपोर्शनली रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर उस वायर की लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर आपको कोई सी दो वायर्स की रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए कह दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू देयर लेंथ, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, सिर्फ लेंथ में फ़र्क आ रहा है, और लेंथ में फ़र्क आने की वजह से आपको रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए कही जाती है। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि रेजिस्टेंसेस की रेशो हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगी लेंथ्स की रेशो के, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, तो रेशोज भी उसी ऑर्डर में हमेशा प्रोपोर्शनल रहेंगी। दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। बेटा ये बात याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर हमेशा रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक थिक वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर एक थिन वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। इसको हम जरा डिफरेंट अंदाज में देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपके पास दो डिफरेंट वायर्स हैं जिनकी लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है, लेकिन उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, तो उनकी रेजिस्टेंसेस की रेशो आप कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R2, सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज A2 डिवाइडेड बाय A1। और एक और बात आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसका फार्मूला क्या है? दिस इज पाई R स्क्वायर, क्योंकि A2 की बात कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर R2 लिखना, रेडियस के साथ R2 लिखना पड़ेगा, और एरिया A1 के केस में यहाँ पर R1 का स्क्वायर लिया जाएगा। ये रेडियस क्या चीज़ है देखें, जो आपने वायर कंसीडर की है उसका रेडियस मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। तो अगर थिक वायर होगी तो डेफिनेटली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होगा और प्रोपोर्शनली रेडियस भी ज़्यादा होगा। बहरहाल बेटा यहाँ पर पाई से पाई सबसे पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और रेजिस्टेंसेस की जो रेशियो है वो आपके पास रेडियस के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट कर रही है। यू कैन सी दिस, इट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 और स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। मतलब बेटा जी अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो प्रोपोर्शनली रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस ऑफ द वायर के साथ इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, और डायमीटर के साथ भी यही रिलेशनशिप है, क्योंकि रेडियस को डबल कर ले तो डायमीटर बन जाता है। यहीं पर मैं डायमीटर वाला रिलेशनशिप भी लिख रहा हूँ, इट इज D2 डिवाइडेड बाय D1। तो जैसा रेडियस के साथ रिलेशनशिप है, डायमीटर के साथ भी बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप रहेगा। तो इस तरीके से आप रेडियस का लेंथ के साथ फार्मूला देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, रेडियस के साथ और डायमीटर के साथ उसके डिपेंडेंसीज को स्टडी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टडी करते हैं, विच इज नेचर ऑफ द वायर। नेचर ऑफ द वायर से क्या मुराद है? देखिए बेटा आपके पास दो बिल्कुल एक जैसी वायर्स है जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, जिनकी लेंथ भी सेम है, लेकिन उनकी नेचर डिफरेंट है। मतलब एक कॉपर की वायर है, दूसरी एल्यूमिनियम की वायर है, तो उनकी रेजिस्टेंसेस डिफरेंट होंगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। हाउ टू डिस्क्राइब इट? अभी तक हम ये बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों पर डिपेंड कर रही है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास फार्मूला क्या बनता है? इट इज रो L/A, और ये जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है इसको नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी का। दिस इज रेजिस्टिविटी, या इसी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। बेटा याद रखिएगा, यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी का फार्मूला बना लें तो हमारे पास क्या आएगा? रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ये फार्मूला बन जाएगा अगर आप यहाँ से रेजिस्टिविटी को सेपरेट आउट करते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, और यहाँ से आप इसकी यूनिट्स बआसानी देख सकते हैं। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या बनेंगे बेटा? ये देखें, लेंथ मीटर में मेजर होगी, एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर होगा। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट आएंगे आपके पास ओहम मीटर की सूरत में। एक और बात बेटा आपने बड़े अच्छी तरीके से याद रखनी है, ये जो रेजिस्टिविटी है ये
रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी के, जिसको सिग्मा से शो किया जाता है। जिस तरह कल भी लास्ट लेक्चर में हम ये बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, जिसको हम जी से शो करते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने अलग से याद रखनी है और ये वाली बात अलग से याद रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो कंडक्टिविटी मैंने शो किया उसके यूनिट्स क्या होंगे, तो भाई कंडक्टिविटी के यूनिट्स आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स के इनवर्स होके। मतलब ये देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ओहम मीटर इनवर्स। ठीक है, दोनों के ऊपर नेगेटिव पावर आ जाएगी इनवर्स होने की वजह से, या पर ओहम पर मीटर भी लिख सकते हैं, और पर ओहम को महो भी कहा जाता है। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा जी, दिस इज महो पर मीटर, महो पर मीटर। इसको इस तरीके से भी हम मेंशन कर सकते हैं, बात एक ही होगी। तो ये आपके पास तीसरा डिपेंडिंग फैक्टर आ गया, रेजिस्टिविटी। और याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है, उसकी एक रेजिस्टिविटी की पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होती है हर वायर की, और रेजिस्टेंस उस पर भी बहरहाल डिपेंड करती है। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर के हवाले से। तो टेम्परेचर किस तरह से रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है बेटा, याद रखिएगा कि किसी भी रेजिस्टेंस में आने वाली वेरिएशन टेम्परेचर, यहाँ पर स्मॉल टी का मतलब है टेम्परेचर। ठीक है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब इन दोनों पर डिपेंडेंसीज कैसे हैं बेटा, चेंज इन रेजिस्टेंस, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है बेटा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर एक वैल्यू थी आपके पास 100 ओम की, तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से 100 ओम में एक सर्टेन चेंज आएगा। अगर इनिशियल वैल्यू आपके पास 10 ओम होती तो उसके अंदर चेंज भी कम आता। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेंज करने के लिहाज से रेजिस्टेंस में चेंज कम या ज़्यादा आ सकता है। अगर रेजिस्टेंस ही कम है तो चेंज भी कम आएगा, रेजिस्टेंस इनिशियली ज़्यादा है तो उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा। और टेम्परेचर के तो प्रोपोर्शनल वो बहरहाल है कि आप ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू में फ़र्क भी ज़्यादा आएगा। बहरहाल इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आर नॉट इनटू टी। अल्फा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है जी, अभी हम इसको भी डिफाइन करेंगे। और डेल्टा आर से क्या मुराद है बेटा, डेल्टा आर से मुराद है कि टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर मे बी T डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, अभी इसकी हम डेफिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, इनटू आर नॉट टी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम अल्फा का फार्मूला सेपरेट आउट कर लें तो वो क्या बनेगा, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय R naught into T. You can see the parameter over here बेटा, just see this parameter, ये जो मैंने इंसर्कल किया, जो मैंने रेड में इंसर्कल किया, this is fraction of resistance। ऊपर भी रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस, ऊपर चेंज इन रेजिस्टेंस है RT माइनस R नॉट, 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर की रेजिस्टेंस, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा उसी को अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंसेस की रेशो के तो कोई यूनिट नहीं बनेंगे, लेकिन जब ये टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो अल्फा के यूनिट्स बनाएगा, और अल्फा के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा जी, पर केल्विन होते हैं, पर केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर को ऐसे यूनिट केल्विन में मेजर किया जाता है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पर केल्विन बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट असल में हमें डिफरेंट तरह की सिग्निफिकेंस बताएगा। मेटल्स के केस में अल्फा की जो वैल्यू आती है वो हमें क्या बताती है, और सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देगी। बेटा नॉमिनली देखा गया, आपकी बुक में भी जो टेबल मौजूद है उसमें बहुत सारी मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यूज़ लिखी गई हैं, और आप उस टेबल को अगर गौर से देखेंगे तो अल्फा के लिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आखिरी 3 वैल्यूज़ के अलावा, उस टेबल की आखिरी 3 वैल्यूज़ मतलब कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा आप टेबल के ऊपर वाली वो सारी की सारी अगर वैल्यूज़ को देखेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज़ बेटा पॉजिटिव आ रही हैं, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है, उसकी वजह यह है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी मेटल्स, आप जब भी उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमेशा उसके साथ प्रोपोर्शनली रेजिस्टेंस बढ़ती है। और लास्ट लेक्चर में मैं इसके हवाले से आपको डिटेल्स बता चुका हूँ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ
होता क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने की वजह से क्या होती हैं, कुलेयंस बढ़ जाती हैं, कुलेयंस। और कुलेयंस का बढ़ जाना हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर तो देखें कुलेयंस आपके पास बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो कुलेयन का बढ़ जाना ही दरअसल रेजिस्टेंस का बढ़ जाना है। यही वजह है कि मेटल्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीस ऑफ मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, और पीस ऑफ मेटल की अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो उसका अल्फा के साथ क्या रिलेशनशिप है बेटा, ये देखें 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल आंसर इट्स जस्ट लाइक दैट 10 - 8, बड़ी में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आपके पास पॉजिटिव है। तो हमें पता चल गया कि मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव इस वजह से आता है क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ उनकी रेजिस्टेंसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इसलिए अल्फा की वैल्यूज पॉजिटिव अकाउंट होती हैं फॉर ऑल द मेटल्स। ठीक है, सो फॉर ऑल मेटल्स अल्फा फॉर ऑल मेटल्स इट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू, ये बात आपने याद रखना। और अगर हम इसी अल्फा की बात करें सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो हमने लास्ट टाइम इसका भी रिलेशनशिप देखा था कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो इंक्रीज करवाने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकेज होती है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकेज। और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकेज होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो ही ब्रेक होते हैं तो आपके पास चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज कैरियर्स, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें तो चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ाने पर कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे, और चार्ज कैरियर्स जनरेट होने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो जो पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस दिस विल स्टार्ट टू रिड्यूस, कम होना शुरू हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंसेस रिड्यूस होती हैं। मतलब बेटा लो टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो कम वैल्यू में से आप बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आंसर आपके पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, और हमें उसकी वजह पता चल चुकी है। यही वजह आप टेबल की आखिरी 3 वैल्यू देखेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अल्फा की वैल्यूज आपको नेगेटिव लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। तो अल्फा नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। ये अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब है। इसके बाद कॉपर एक मेटल है जिसकी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन डिस्कस की गई है, उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में बताया गया। आमतौर पर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ती चली जाती हैं, जिस तरह कि हमने अभी मेटल्स के लिए जिक्र भी किया। लेकिन जो चीज़ देखने में आई है कि नॉर्मली इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और भी स्ट्रेट लाइन चाहिए। जो चीज़ हमने मेटल्स के लिए पढ़ी है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, दिस शुड लीनियरली कंटिन्यू टू इंक्रीज। लेकिन होता यह है कि ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस से ज़रा आगे जाता है, जब हम 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती तो है, लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं अब मजीद बढ़ती, बल्कि कर्व यहाँ से बैंड होना शुरू हो जाते हैं। और इस कर्व के बैंड होने से मुराद क्या है कि एट हायर टेम्परेचर अबव 400 डिग्री सेल्सियस कॉपर की रेजिस्टिविटी में जो आने वाला इंक्रीज है वो मजीद टेम्परेचर के साथ लीनियर नहीं रहता, बल्कि नॉन लीनियर इंक्रीज होता है और लीनियर से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्लोप ऊपर की तरफ गई है, मतलब स्लोप बढ़ गई है। तो पहले यहाँ पर जो चेंज आ रहा था वो कम चेंज था, और यहाँ पर आने वाला चेंज ज़्यादा है। सो एट हायर टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीज एट इवन ग्रेटर रेट, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ग्राफ हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि उसकी स्लोप बढ़ रही है। एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रिलायबिलिटी ऑफ द कंक्रीट ब्रिज। जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ब्रिजेस को चेक करने के लिए जाते हैं, उनके सिविल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए जाते हैं, तो उसके सिविल स्ट्रक्चर की और कंक्रीट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए वो करते क्या है, नॉर्मली ये जो कंक्रीट ब्रिजेस होते हैं कार्बन फाइबर से बनाए जाते हैं, उनमें कार्बन के फाइबर्स मौजूद होते हैं। तो वो टाइम के साथ उन कार्बन फाइबर्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम उस कार्बन फाइबर्स की रेजिस्टेंस सेम नहीं रहती बल्कि बढ़ना शुरू हो जाती है, तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से मुराद ये है कि जो सेंसर्स लगे हुए हैं अगर आपको ये शो कर रहे हैं कि टाइम के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो इस बात से मुराद ये है कि कार्बन फाइबर में लेटली रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं,
और वो जो ब्रिज है उसका स्ट्रक्चर डैमेज होने का खतरा मौजूद है। तो इन सेंसर्स को इस्तेमाल करते हुए और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नोट करते हुए आप रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं कार्बन फाइबर से बने हुए ब्रिजेस के हवाले से। ओके स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंसेस को पढ़ने के बाद आइए हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को अपने सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की सूरत में कब वोल्टेज की वैल्यू किस तरीके से डिवाइड होगी और किन केसेस के अंदर करंट की वैल्यू डिवाइड होगी और उसको निकालने का तरीक़ेकार क्या है, हमने अब उसको समझना। तो सबसे पहले अगर हम वोल्टेज डिवाइडर के हवाले से बात करें तो वोल्टेज डिवाइडर के हवाले से आपने जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि वोल्टेज डिवाइडर हमेशा सीरीज सर्किट में अप्लाई होता है, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है, वोल्टेज नहीं डिवाइड होना है। तो अगर वोल्टेज ने डिवाइड होना है तो किस रेशो में डिवाइड होना है? अगर फर्स्ट कर लें हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स है R1 और R2 और एक बैटरी के अक्रॉस अटैच है, तो बैटरी जितना भी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है उसका कुछ हिस्सा R1 के अक्रॉस आएगा और कुछ हिस्सा R2 के अक्रॉस आएगा। तो कितना हिस्सा V1 के अक्रॉस आएगा, कितना हिस्सा V2 के अक्रॉस आएगा, उसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास और उसको हमने अप्लाई किस तरह से करना है बेटा, ये बात याद रखिएगा। देखिए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सप्लाई वोल्टेज V का कितना हिस्सा R1 के अक्रॉस आ रहा है, तो इसका फार्मूला ये है, क्योंकि R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है ना, तो R1 को न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई तो इनके सम से डिवाइड किया जाएगा, R1 प्लस R2। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसको न्यूमिनेटर में लिखे, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस से डिवाइड करें एंड मल्टीप्लाई बाय द टोटल सोर्स पोटेंशियल। क्योंकि बैटरी V वोल्ट्स की है तो इसलिए हमने बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, अब अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि ये जो V2 के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है वो निकालें, तो भाई बड़ा आसान तरीके का है, सब कुछ सेम रहेगा। मतलब सम ऑफ रेजिस्टेंसेस से आपने अभी भी डिवाइड करना है, टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी से आपने अभी भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब R1 नहीं बल्कि R2 के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो न्यूमिनेटर में R1 की जगह अब आपको R2 लिखना पड़ेगा। सो ये आसान से फार्मूले हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल में भी करके देखते हैं। ये आपको एक सर्किट दिखाया गया जिसमें एक 70 ओम की रेजिस्टेंस है, दूसरी 30 ओम की रेजिस्टेंस है और सोर्स से 10 वोल्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो 70 ओम वाली रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। तो बेटा तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बार लगाएंगे, 70 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है ना, तो 70 ओम को आप मेंशन करोगे न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। सम ऑफ रेजिस्टेंसेस मींस 70 प्लस 30, दोनों से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल सोर्स पोटेंशियल व्हिच इज V वोल्ट्स, और इस केस में हमारे पास कितना है बेटा, दिस इज 10 इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, तो 10 इज द सोर्स पोटेंशियल। आइए इसको हम जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई जब आप करोगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू किस तरह से बन जाएगी भाई, दिस इज 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये देखिए एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट होगा, दूसरे जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 7 वोल्ट्स का पोटेंशियल आ जाएगा। और ये 7 वोल्ट का वो पोटेंशियल है जो 70 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है। इसी तरह अगर 30 वाले के अक्रॉस निकालना हो तो न्यूमिनेटर में अब 70 के बजाय 30 ओम रेजिस्टेंस आनी चाहिए। ये देख लीजिए जी, सो न्यूमिनेटर में अब 30 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस व्हिच इज 30 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय सोर्स पोटेंशियल व्हिच इज 10 वोल्ट्स। इसको सिंपलीफाई कर लें, दिस वुड बी 30 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सोर्स पोटेंशियल व्हिच इज 10 वोल्ट्स। सो एक जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट होंगे और आंसर आ जा रहा है 3 वोल्ट्स। अच्छा, यहाँ से कुछ और चीजें भी देखने वाली हैं। वोल्टेजेस तो हमने निकाल लिए, अब इन दोनों वोल्टेजेस को सम करें, 7 वोल्ट्स प्लस 3 वोल्ट्स, तो 7 प्लस 3 वो 10 वोल्ट्स बढ़ रहे हैं जो सोर्स का पोटेंशियल था। मतलब सोर्स जितना भी पोटेंशियल प्रोवाइड करता है वही रेजिस्टेंसेस में आकर डिवाइड होता है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड होगा वो पोटेंशियल डिवाइडर के फार्मूले से पता चलेगा। अच्छा, अगर यहाँ से एक ये क्वेश्चन पूछा जाता कि आप रेशियो बताएं वोल्टेजेस की कि 70 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आया डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टेंस, तो आप ये रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं क्योंकि वैल्यूज आई हुई है, तो अभी तो यहाँ से डायरेक्टली पता हमें चल जाएगा। और निकालने का तरीकेकार क्या है, अगर आप इन रेशियोज को निकालना चाहते हैं, ये जरा फार्मूले देखें गौर से। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा V1 डिवाइडेड बाय V2, तो डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंसेस भी सेम है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, V भी सेम है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे।
मतलब वोल्टेजेस की रेशियो जो है ये न्यूमिनेटर में आने वाली रेजिस्टेंसेस की रेशियो के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब 70 डिवाइडेड बाय 30 ओम। और अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लें तो ये कैंसिल आउट होंगे, जीरोस भी कैंसिल आउट होंगे, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंसेस की रेशियो को कंपेयर करते हुए वोल्टेजेस की रेशियो भी निकाल सकते हो। और बात ये याद रखिएगा कि सारी की सारी चीज़ें सीरीज सर्किट में ही पॉसिबल हैं, क्योंकि वोल्टेज सीरीज सर्किट में ही डिवाइड होता है। तो करंट कब डिवाइड होगा बेटा? पैरेलल सर्किट। जो आपके पास पैरेलल सर्किट्स होते हैं उनमें करंट डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है उसका तरीकेकार भी समझ लें। देखें जी, जो अभी हमने बात की वोल्टेज डिवाइडर में, उसी से मिलते जुलते हैं। अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं कि यहाँ से अगर टोटल करंट आई आ रहा था जो I1 और I2 दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, तो I1 में कितना करंट जाएगा, I2 में कितना करंट जाएगा, इस बात को डिटरमिन करने के लिए सेम तरीकेकार है, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि करंट निकाल रहे हैं तो टोटल सोर्स करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वेरिएशन क्या? देखिए, वोल्टेज डिवाइडर में जिस एलिमेंट, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालना होता था, आप उसको न्यूमिनेटर में लिख देते थे। करंट डिवाइडर में ऐसा नहीं होता। जिस एलिमेंट में से गुजरने वाला करंट आपने देखना है न्यूमिनेटर में, उसकी रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ऑपोजिट साइड की रेजिस्टेंस पुट की जाएगी। तो करंट I1 के लिए आपने न्यूमिनेटर में R1 नहीं लिख देना बल्कि R2 लिखना है। ये देखिए R2, सो R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई बाय टोटल सोर्स करंट। इसी तरह अगर आपने I2 के लिए लिखना हो तो सम ऑफ रेजिस्टेंसेस से आप क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल सोर्स करंट। और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, R2 में से गुजरने वाला करंट I2 निकाल रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस ऑपोजिट पाथ की पुट की जाएगी, दैट इज R1। ये सिंपल सा तरीकेकार है करंट डिवाइडर रूल का। आइए इसको भी हम एक सर्किट में अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस सर्किट में आपको दिखाया गया है कि 10 एम्पीयर का टोटल सोर्स करंट मिल रहा था जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप बताएं कि करंट कितना होगा 10 ओम में से पास होने वाला। तो अब देखिए, मैं इसके लिए फार्मूला लिखने के लिए जा रहा हूँ। 10 ओम में से गुजरने वाला करंट चाहिए ना, तो रेजिस्टेंस ऑपोजिट पाथ की यूज की जाएगी, दैट इज 15 ओम इन न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन डिनोमिनेटर, तो 10 प्लस 15 इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय टोटल सोर्स करंट विच इज 10 एम्पियर्स। तो इसको सॉल्व कर लें, दिस इज 15 बाय 25। एक स्टेप में मजीद इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 15 बाय 25 इंटू 10। तो बेटे इसको सॉल्व करने पर रेशियो आपके पास क्या आ रही है, ये देखिए 3 पर, 5 पर और 5 2 पर। तो करंट आपके पास कितना बनेगा, दिस इज 6 एम्पियर्स। तो जो करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है वो आपके पास 6 एम्पियर की सूरत में आ चुका है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं कि करंट पासिंग थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस कितना रहेगा, तो इसको देखने का तरीकेकार क्या है। देखिए 15 ओम में से आपने करंट निकालना है ना, तो आप 10 ओम को न्यूमिनेटर में पुट करोगे, ऑपोजिट पाथ की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 10 प्लस 15 एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल सोर्स करंट विच इज गिवन एज 10 एम्पियर्स। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी बन रही है आपके पास, देखें जी, सॉल्व करने पर 10 इंटू 10 ये 100 एम्पियर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 25, सो दिस इज कमिंग आउट एज 4 एम्पियर। तो 15 ओम रेजिस्टेंस जो है आपके पास, उसमें से गुजरने वाला करंट आपके पास 4 एम्पियर आ चुका है। ठीक है जी, अच्छा अब ये तो हमने तरीकेकार सीख लिया कि डिफरेंट पाथ में से गुजरने वाला करंट कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि करंट्स की रेशियो बताइए, तो रेशियो आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखें, द करंट पासिंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय करंट पासिंग थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस के फार्मूलाज आप देख रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर भी सेम है, जब हम रेशियो लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, करंट आई भी सेम है, रेशियो लेने पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 की रेशियो R2 डिवाइडेड बाय R1 की सूरत में आएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो 15 ओम की रेजिस्टेंस न्यूमिनेटर में आएगी और 10 ओम की रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में आएगी। मतलब करंट डिवीजन या जो करंट डिवाइडेड हैं उनकी रेशियोज रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो के प्रोपोर्शनल है, और उसकी वजह करंट डिवाइडर का फार्मूला है कि जब आपने किसी पाथ का करंट निकालना होता है तो ऑपोजिट पाथ की रेजिस्टेंस पुट की जाती है। इसलिए करंट डिवाइडर की जब आप रेशियो लेंगे तब भी वो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के साथ
इन्वर्सली रिलेट कर रही होगी। बहरहाल यहाँ पर रेशो आपके पास सिंप्लीफाई होकर 3/2 की सूरत में आ जाएगी। सो इस तरीके के साथ आप इन रेशोज़ को बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।